तो देखो ये हो गया भैया 9:19, लगभग 5 बजे मैं घर से निकला था इंदौर से रावत भाटा के लिए। अब मिलना भी था अनुज भाई से, ऑल इंडिया रैंक 1 यूपीएससी 2025। मिलना तो बनता भी है। बात करेंगे ज़रा काफ़ी कुछ आज की, क्या अनुभव रहा अनअकैडमी के साथ और क्या लर्निंग रही, क्या स्ट्रगल्स थे। बहुत चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि पूछूँ ताकि आप लोगों को जितना हो सके मदद मिल पाए। और अभी हाल ही में मेरी बात भी हुई, तो वो दोपहर में तो कहीं शायद जा रहे हैं, तो मैंने कहा भैया मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, सुबह सुबह बढ़िया से जो है मिलते हैं। और अभी तो चाय भी नहीं मिली रास्ते भर, मतलब चलो देखते हैं, हम वहीं पर पियेंगे फिर। टिका के चला तू हाथों में भर के। तो फाइनली हम उनके कैंपस में, कॉलोनी में पहुंच चुके हैं। आई एम इन रावत भाटा। और अभी रिसेंटली वो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी देखा आज तो मैंने भाई साहब। बस पहुंचने वाले हैं, ये 1.3 किलोमीटर रह गया। फिर मिलते हैं वहीं कहीं, आपको जो है फिर मिलाता हूँ जल्दी से। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही। ये सब निकाल दिया था बैट बैट पूरा बैग पूरी वॉश कवर थी। पूरा ये रूम नहीं लगता था, ऐसा लगता था लाइब्रेरी में आ गए सब बाहर पूरा खाली है। मंजर है ये नया। सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जहाँ से आप आज से अपनी पूरी यूपीएससी की जर्नी जो है बिल्कुल बदल सकते हैं। कहीं भी दिक्कत आएगी, इस एक वीडियो को देख के एक ऐसा आज गाइडेंस आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री जी। थैंक यू सर। यूपीएससी 2025। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं शुरुआत में बताना चाहता हूँ। मैं जब आज सुबह से निकला इंदौर से, तो मतलब अपनी 8 से 9 साल की टीचिंग जर्नी में वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पर्सन जो मैंने देखे हैं वो आज उनके साथ में बैठने का सौभाग्य है सर। और अभी हम जैसे घर में एंटर हुए तो एक बहुत अच्छी बात लगी कि हम ये वीडियो भी वहीं क्यों ना रिकॉर्ड करें जहाँ इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करी है। तो ये भी सब बता रही थी, और मतलब इनकी दीदी जो हैं वो बता रही थी यहाँ पे, ऐसा ऐसा सब पूरा अनुभव बताया, उन्होंने शेयर किया। सो नो डाउट इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे अभी लग रही है आपसे पूछने में, कि जैसे अभी 2 महीने बाद फिर से प्रीलिम्स एग्ज़ाम है जी सर। तो इस समय 2 महीने पहले आपका क्या माइंडसेट रहता था पिछले कुछ अटेम्प्ट में? कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने सीखी हों या जो लर्नर्स को बताना चाहें, आप प्लीज़ शेयर करें। तो सर यूजुअली मतलब जब रिजल्ट्स आते हैं और उसके बाद क्लैरिटी मिलती है कि अब अगला अटैम्प्ट देना है कि नहीं देना, और उसके और प्रीलिम्स के बीच में काफ़ी कम टाइम रहता है। थैंकफुली इस बार तो अभी 2 महीने हैं, लास्ट कुछ ईयर्स में तो 1 महीना उससे भी कम ऐसा रहा है। बट सर मेरी स्ट्रेटजी यही रहती थी कि एक बार अब क्लैरिटी मिल गई है कि अब अगला अटैम्प्ट देना है और अच्छे से देना है बिल्कुल, तो एक तो सबसे पहले मोटिवेशन और डिसिप्लिन दिमाग में वापस उस लेवल का लाया जाए कि ये अटैम्प्ट फिर वापस बहुत अच्छे से देना है। और सेकंडली सर फिर अपने सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज करने लगते थे कि क्या चीज़ मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्या चीज़ मेरा वीक है, तो मुझे सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ को एलोकेट करना है और क्या चीज़ रिसोर्सेज रेफ़र करने हैं मुझे, तो उन्हीं सब में सर टाइम निकालते थे सर। जी जी बिल्कुल। तो नहीं मतलब ये बात तो सही है। और जैसे कल भी अपनी जब एक चर्चा हो रही थी तो आपने एक चैलेंज और कहा था कि सर इंटर्नशिप वगैरह के टाइम पे भी बड़ा वो हो जाता है, लेता है ना कि बाकी तो सब यहाँ वहाँ से पढ़ रहे होंगे, अदर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होंगे, वो टाइम को कैसे मैनेज किया है आपने? जी सर, ये कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा सा दबाव तो रहता है कि हम शायद 2-3 घंटे ही दिन के दे पा रहे हैं और ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, जबकि काफ़ी लोग दिल्ली में जाके या फिर बहुत अच्छे से कोचिंग में जाके पढ़ रहे हैं, तो हम शायद क्या पता कंपटीशन में स्टैंड करें या ना करें। मेरा सर ये रहता था कि मैं सेल्फ बिलीफ पे हमेशा मतलब फोकस करता था कि मुझे लगता था कि मेरे अंदर अगर मैं इन चीज़ों पे इम्प्रूव करूँ, इन चीज़ों को बहुत हार्ड वर्क करूँ, तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ। तो सर मुझे अगर ऑनलाइन सोर्सेज अगर कुछ ऐसे अच्छे मिल जाते हैं जिससे मुझे गाइडेंस अगर अपने काम करते हुए या फिर घर पे रहते हुए अगर मिल जाए, तो दैट वुड बी अ ब्लेसिंग सर। मतलब ये तो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है आपने।
जो भी आपका अपनी क्लासेस का कोई एक्सपीरियंस हो अनअकैडमी का तो प्लीज़। बिल्कुल सर, मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना चालू हुए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ मैंने इतने पढ़े नहीं थे। ऑल्दो 10th तक मुझे सोशल साइंस और जो सब्जेक्ट्स हैं लाइट सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे लगते थे, लेकिन सर उसके बाद एक डेफिनेटली एक टच छूट जाता है, काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। बट वही एकदम से जो जिस इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता है अनअकैडमी पे, तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे सर मुझे आपका, मैं कल बता ही रहा था, ज्योग्राफी पढ़ने में जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, जो फन वे में एकदम ज्योग्राफी पढ़ने में जो मज़ा आता है। कई चीज़ें एनसीईआरटी ऑल्दो बहुत अच्छी है, लेकिन कई जगह ऐसी टफ ऐसा वो लगता है कि ऐसा समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं एजुकेटर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। और सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, बाकी भी एजुकेटर्स हैं सर। हिस्ट्री में सर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स मृणाल सर बहुत स्ट्रॉन्ग कराते हैं, तो सर ऐसे हेल्प होती है सर। अब मैं इसमें एक चीज़, जैसे बच्चों को मैं अब तो रोज़ जब पढ़ा रहा होता हूँ तो इस समय उनको सबसे बड़ा डर है मॉक का। सर जब ये मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कहते हैं हमारा तो मार्क्स कम आएंगे इसलिए लगा ही नहीं रहे। जी सर। मॉक टेस्ट को लेके अगर कोई आप गाइडेंस दे पाए अपने लर्नर्स। सर मॉक टेस्ट का मुझे लगता है कि रादर देन मार्क्स से असेस करना, उसको हम नॉलेज बेस इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ हम मॉक्स देते हैं जिसमें नंबर्स इतने मैटर ही नहीं करने चाहिए। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपने नंबर्स देख के थोड़ा सा ऐसे डिप्रेस हो रहा हूँ, तो मुझे लगता है शायद वो ये भी अपना सकते हैं कि वो अपने नंबर्स कैलकुलेट ही ना करें, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएं, अपने आंसर्स चेक करें, उसमें से अगर कुछ नॉलेज बेस इंप्रूव हो रहा है तो वो इंप्रूव करें, अपने सोर्सेज में ऐड ऑन करें। और अगर बाद में लेटर ऑन जाके उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होता है और हमें लगाने चाहिए, तब वो नंबर्स कैलकुलेट करें, टाइम बेस्ड मैनेजमेंट से चलें, तो उनको बहुत अलग अलग तरीके से मॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली जाके हम सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ से डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि हमारे मॉक्स में क्या नंबर आते हैं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि मॉक्स में किसी के बहुत कम आते हैं तो मेन इंटरव्यू में भी जाके उसको बहुत अच्छा, मेन एग्जाम में जाके बहुत अच्छा मिल सकता है, और वाइस वर्सा सर उल्टा भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात। अभी मैं आ रहा था तो मृणाल सर से भी बात हुई थी मेरी, तो उनने विशेष कहा कि यार ऑप्शनल को लेके एक बार हमें चर्चा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं पब एड लो, PSIR लो, ट्रेंड चल रहा है, बट बियॉन्ड ट्रेंड काम किया है आपने। मतलब मेडिकल साइंस काफ़ी बच्चे हैं अभी, मतलब 1-2 लर्नर्स मेरे ऐसे भी जिन्होंने PGI चंडीगढ़ से भी पास आउट हुए हैं, उनका यही कंसर्न रहता है कि सर मेडिकल साइंस ले लिया क्या होगा। तो मैं स्पेशली डॉक्टर्स के लिए मैं पूछना चाहूँगा, मतलब कि आप क्या बोलना चाहेंगे ऑप्शनल को लेके। बिल्कुल सर, क्योंकि मतलब मेडिकल साइंसेज जिससे भी हम अपने सर्कल्स में भी बात करते हैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा टफ ऑप्शनल होता है, क्योंकि इतना वास्ट ही होता है। और सर ऑनेस्टली मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जो मेरा पहला अटैम्प्ट था, तो ऑप्शनल का पेपर जिस दिन मैं देके निकला उसी दिन मैं अपने सीनियर से बात कर रहा था और मैं उन्हें यही कह रहा था कि मैं ऑप्शनल इस बार चेंज कर रहा हूँ और मैं अगली बार नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो 19 सब्जेक्ट एक दिन में और वो इतना रिवाइज करना वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। बट इवेंचुअली सर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस था कि जो 5.5 साल पढ़ा है जो चीज़, उसी को हम परस्यू करें आगे रादर देन कोई नहीं एक नई चीज़ में जाने से, तो उसी चीज़ को सर फॉलो करा। फिर एक चीज़ और निकल के आती कि जनरली मैं भी अपना कभी मैं बैकग्राउंड देखूं तो टेक्निकल है, आपका मेडिकल है, हम फिर ह्यूमैनिटी वाले बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो वो कुछ चैलेंज होता है क्या, या उसको कैसे आपने कॉप किया? मतलब जी सर, कहीं ना कहीं मतलब अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो GS में ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हमें कम मिलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि सर सबसे पहले तो इसे कोई ऐसे चैलेंज की तरह ना देखिए, एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और इस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि जो हमने कॉलेज लाइफ में जो कुछ सीखा है, कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसने कुछ एड ऑन करा है, वो कुछ ना कुछ स्टेज पे आपको हेल्प जरूर करता है। जैसे मुझे लगता है कि इंटरव्यू स्टेज पे मेरी मेडिकल साइंसेज का बैकग्राउंड ने मुझे काफ़ी हेल्प करा था। इसके अलावा सर ह्यूमैनिटीज़ की जहाँ तक बात है तो हमें टेक्निकल बैकग्राउंड्स काफ़ी कुछ सिखाते हैं कि हमें कैसे एम्पिरिकल बेस्ड स्टडी करनी चाहिए, कैसे हम किस चीज़ को सोर्सेज अच्छे से यूज़ करें, तो कहीं ना कहीं कुछ हेल्प अगर आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकें तो वो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना भी आसान हो जाता है। मतलब यही ईश्वर से कामना है। मतलब हमारे इंदौर में खजराना गणेश मंदिर बहुत फेमस है सर, कभी आप आएँ तो ज़रूर जाना। बिल्कुल सर। उनसे यही प्रार्थना कर रहा था मैं कि मतलब पिछले 8-9 सालों में कुछ ऐसी और मेरे को दृष्टि मिल जाएगा, ऐसा मार्ग बताइए। तो एक मार्ग में आप भी एक बहुत ही मुझे मददगार साबित हुए हैं और ईश्वर से यही कामना करता हूँ बहुत आगे जाएं, बहुत लोगों का अच्छा करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद, और माता पिता को मेरा और मेरी ओर से भी धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सो बस अभी मैं अनुज भाई से मिल के आया हूँ और क्या हम्बलनेस है और बहुत इंस्पिरेशन मिलता है यार। मतलब बस लगे रहना है हमें, है ना। मतलब ये चीज़ सबसे बड़ी जो मैंने आज सीखी। और कितना पूरा परिवार और क्या क्या मतलब एक छोटे से मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास यार। मुझे ना अपने वो इस रूम को देख के अपने रूम की याद आ गई, वो 5x5 वाला टाइप का। भाई सक्सेस स्टोरीज़ ऐसी नहीं लिखी जाती, बहुत तपस्या लगती है। वो देख लिया मैंने। मतलब
अगर कभी ऐसा लगे आपको डाउट हो अपने आप पे, ये वीडियो देख लेना। मतलब मैंने जानबूझ के वहीं पर वीडियो बनाने की कोशिश करी, क्योंकि वो एक अलग एनर्जी थी यार उस रूम की। और नो डाउट वो ऊर्जा आपके पास भी है, पहचानो और करो मेहनत। क्या और क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या चाहिए मुझे बताओ, हम वैसी मेहनत करेंगे, मिल के करेंगे। लेट्स क्रैक इट। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां।